Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video we'll be discussing the second part of the chapter tourism. तो जो पहला टॉपिक हम आज देखेंगे वो है पेनिनसुलर प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने हिमालयन रीजन का देखा और फिर नॉर्दर्न प्लेन्स का देखा कि वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स थे। अब हम वही चीज़ पेनिनसुलर प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स वाले एरिया में भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे भी जो भी पेनिनसुलर प्लेटू होते हैं या कोस्टल प्लेन्स होते हैं उसका जो फिज़िकल एटमॉस्फेयर या फिर कल्चरल लैंडस्केप वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करता है। फिज़िकल डोमेन्स भी जो पेनिनसुलर प्लेटू या कोस्टल प्लेन्स का होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब गुजरात ले लो, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे जो है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक टूरिस्ट स्पॉट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। राजस्थान में भी आपको जयपुर मिल जाएगा, अजमेर मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ मिल जाएगा, उदयपुर मिल जाएगा, अबू अलवर, ये सारा कुछ मिलेगा। गुजरात में आपको मिल जाएगा वडोदरा, राजकोट, जामनगर, सोमनाथ, द्वारका, ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इन सारे एरियाज़ में, ठीक है। गिर फॉरेस्ट इज़ द सेंचुरी फॉर लायंस, एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र में यूल गेट अजंता एलोरा केव्स, औरंगाबाद केव्स, पंचगनी, महाबलेश्वर। और जो मुंबई है ना वो हमारे इंडिया का जो कमर्शियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है कि इंडिया के का कमर्शियल कैपिटल किसको कहा जाता है, मुंबई को, ठीक है। गोवा में एक्चुअली बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है बिकॉज कहीं भी जाना, गोवा गोवा वाज आज से कुछ साल पहले तक गोवा ही एक ऐसा जगह था जहाँ पे काफ़ी लोग जाना चाहते थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि 16% ऑफ द टोटल अर्निंग्स द स्टेट, मतलब गोवा का जितना भी अर्निंग होता है ना उसमें का 60%, 16% जो है वो टूरिज्म सेक्टर से ही आता था, ठीक है। ओके ये सारा कुछ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप महाराष्ट्र, गुजरात ये सब ले लो क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि आप महाराष्ट्र के 2-4 टूरिस्ट स्पॉट्स बताओ, गुजरात के 2-4 टूरिस्ट स्पॉट्स बताओ, ये सब है ना, ये सब आ सकता है। मध्य प्रदेश इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको 125 प्लेसेस ऐसे दिखेंगे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ना। 16 मेजर टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे हैं। फिर हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जैसे कि ग्वालियर हो गया, मंडू हो गया, खजुराहो हो गया, सांची हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू आपने काफ़ी सुना होगा इस चीज़ के बारे में, है ना। यहाँ पे मिनरल बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ की हेरिटेज भी बहुत अच्छी है, नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पे एक्चुअली नेचर का ब्यूटी आपको दिखेगा इस जगह पे, है ना। राजगीर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, रांची इंपॉर्टेंट प्लेस है, गया इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। उड़ीसा में आपको पूरी मिल जाएगा, भुवनेश्वर, कटक, कोन्नर, चिल्का लेक, कोणार्क सॉरी। तेलंगाना में आपको तेलंगाना बेसिकली फेमस है क्योंकि यहाँ पे ट्विन सिटीज़ है, हैदराबाद, सिकंदराबाद, इसीलिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको तिरुपति मिल जाएगा, तिरुमला मिल जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा आपको। कर्नाटका में आपको वृंदावन गार्डन मिल जाएगा, ठीक है। मैसूर, बिदार, नंदी हिल्स, ये सब कुछ यहीं पे है। और बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहते हैं, जो कर्नाटका का कैपिटल है ना बेंगलुरु, उसे हम गार्डन सिटी भी कहते हैं। ये सारे जो है ये फैक्चुअल डिटेल्स है, यहाँ पे कुछ समझाने लायक ऐसा सच कुछ नहीं है, ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है। तमिलनाडु में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी यहाँ पे, जैसे रामेश्वरम हो गया, मदुरई हो गया, ये सारा कांचीपुरम, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मरीना बीच यहाँ पे है, गोल्डन बीच भी यहीं है ना। तो तमिलनाडु में विल गेट ऑल दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस। फिर केरला में विल गेट थिरुवनंतपुरम, कोची, कन्नौर एंड मलायाटूर, इडुक्की, पेरियार, ये सब कुछ। आइलैंड्स में यू विल गेट, अच्छा इंडिया का 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। वो कौन कौन से है वो आप नीचे लिख दो। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, वो कौन कौन से हैं, राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार एंड द बे ऑफ बंगाल हैव ब्यूटीफुल बीचेस एंड लास्ट ग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर आपका पोर्ट ब्लेयर इज द मेन टूरिस्ट स्पॉट, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज द कोरल ओरिजिन एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम फार एंड वाइड प्लेसेस, ठीक है। सारे वही जो मैंने कहा कि फैक्चुअल डिटेल्स है जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ विल लुक इनटू प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना आप सभी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि
मेरे आई थिंक मॉक में ये क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। तो फिर मैंने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे लिख दिए, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर कितने मार्क्स का था, बट मैंने 6 पॉइंट्स लिखा था, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने प्रॉब्लम्स बहुत सारे लिख दिए, और क्वेश्चन में था प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अब मैंने प्रॉस्पेक्ट्स वर्ड को देखा ही नहीं था। फिर जब मैं लास्ट में चेक कर रही थी ना पेपर, देन आई गॉट टू नो कि अरे शिट, प्रॉस्पेक्ट्स तो मैंने लिखा नहीं। फिर मैंने उसको एट द एंड लिखा। तो ये गलती आप ना करें, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। बहुत लोग प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स देख के ना सिर्फ प्रॉब्लम्स लिख के आ जाते हैं, टूरिज्म का क्या प्रॉब्लम्स है वही सिर्फ लिख के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। प्रॉस्पेक्ट्स का ये मतलब होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स अभी टूरिज्म इंडस्ट्री फेस कर रही है वो आगे जाके वो ठीक होगी नहीं होगी, उस सेक्टर में डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, क्या फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है इस इंडस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं problems and prospects. India's inability to sell effectively its rich tourist potential. India should market itself as a value-added tourism destination, addressing its variety and cost effectiveness. Satisfaction of the tourist should be the top priority of the tourist industry. So basically, India को ना अपना वो मार्केटिंग करने अच्छे से नहीं आता है। मतलब इंडिया अपना टूरिस्ट बहुत अच्छे से प्रोपैगेट नहीं कर पाता। मतलब वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ना इंडिया की, वो उतनी अच्छी है नहीं। इंडिया को पता ही नहीं किस तरह से हम पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली हम बताएं कि हमारे कंट्री में क्या क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, क्या नहीं है, ये सब। तो ये जब बुक लिखी गई थी उस टाइम पे इंडिया को वो मार्केटिंग आता नहीं था। अभी तो काफ़ी हद तक इंडिया इस चीज़ में आगे आ चुकी है, बट जब ये बुक लिखी गई थी तब इंडिया को जो है मार्केट करना नहीं आता था। इनफैक्ट अभी भी उतने ब्यूटीफुली मार्केट करने आता नहीं है इंडिया को, तो ये अभी भी एक प्रॉब्लम है, बट हाँ पहले से तो काफ़ी बेटर, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो और एक प्रॉब्लम जो है कि जो टूरिस्ट्स है ना, टूरिस्ट इंडस्ट्री को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, और ये चीज़ उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लिखनी चाहिए और रखनी भी चाहिए। क्या कि जो भी टूरिस्ट है वो सेटिस्फाइड हो, वो जिस जगह पे आ रहे हैं घूमने के लिए वो सेटिस्फाई होके ही जाए वहाँ से। ये चीज़ सबकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट ये होती नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ये सब जो है ना, इंडिया को खुद को मार्केट करना चाहिए कि हमारा टूरिज्म जो है वैल्यू एडेड टूरिज्म है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो वो कर नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टूरिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग। अगर कोई टूरिस्ट आपके यहाँ पे आता है, घूमता है, और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं दे रहे हो एंड स्टफ्स लाइक दैट, तो वो डेफिनेटली जब वहाँ से जाएगा तो वो क्या इमेज लेके जाएगा कि भैया ये तो बहुत अजीब सी जगह है, यहाँ तो बिल्कुल ना आए आप लोग, है ना, यहाँ तो बिल्कुल आप कभी टूरिज्म के लिए ना आए, कभी घूमने ना आए, बहुत अजीब सी जगह है, काफ़ी पोल्यूशन है ना, वहाँ के स्टाफ्स अच्छे हैं, और इधर उधर मतलब रास्ता ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा नहीं है, होटल्स पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, सब लाइक दैट, है ना। तो व्हाट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी कि आप अपने जो भी जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है उन जगहों को अच्छे से मेंटेन करके रखो, वहाँ का इन्वायरमेंट पोल्यूशन चेक करो कि ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ ना हो, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखो, वहाँ के होटल फैसिलिटीज़ को भी अपनी जो भी फैसिलिटीज़ वो टूरिस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा करना चाहिए उन्हें, ताकि वो सेटिस्फाई होकर टूरिस्ट वहाँ से जाए और जाके अपने दोस्तों को बोले या फिर अपने कलीग्स को बोले, तो और भी ज़्यादा टूरिस्ट उस जगह पे आए, ठीक है। और बस वही सब लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टूरिज्म रिक्वायर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी वेयर द टूरिस्ट इज श्योर ऑफ हिज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी होती है किसी भी टूरिस्ट का, तो वो भी ध्यान में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, और एक चीज़, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड फियर ऑफ वायलेंस इज़ अ डेथ नेल टू टूरिस्ट इंडस्ट्री। अब बताओ कि मैं गई किसी एक जगह पे घूमने, और भैया वहाँ तो रैली निकल रही है, लोग एकदम मारकाट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ एकदम आंदोलन पे चले गए हैं, भूख हड़ताल हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा तो वायलेंस का डर तो होता ही है। अब कोई अगर निकल रहा है एकदम हड़ताल वड़ताल पे, तो लाजमी है कि वहाँ पे वायलेंस होगी, है कि नहीं, होता है ना। तो अगर टूरिस्ट प्लेसेस पे ये सब होने लगा तो भैया कोई भी उधर नहीं जाएगा कि भैया ये तो क्या हो रहा है वहाँ पे, हमें अपनी जान की तो परवाह है, फिक्र है, हम तो थोड़ी जाएंगे वहाँ पे अपने जान की बाजी देने, है ना। तो ये सब उसके बाद स्ट्राइक्स वगैरह बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है, स्ट्राइक्स, बंस, एथनिक क्लैशेस। अब काफ़ी एथनिसिटी को लेके भी क्लैशेस होती है, रिलीजन को लेके भी क्लैशेस होती है, तो काफ़ी ऐसे रैली निकलने लगती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए।
और एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स सच इज प्लैग एंड डेंगू फीवर, ये सारा भी होता है। अब एपिडेमिक छोड़ो, आप पैंडमिक हो या एपिडेमिक हो, वो टूरिज्म को अफेक्ट करेगी ही करेगी, कोई भी अगर वहाँ पे बीमारी फैल जाती है तो। सी, it is surprising it is surprising that some small sized countries like Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Singapore have been able to attract more tourists and better receipts than India. अब क्यों कर पा रही है वो ये सब? डेफिनेटली क्योंकि ये जितने भी फैक्टर्स, जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको अभी बताए, वो सारा वहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए अट्रैक्ट कर रही है ना। तो अब हम देखेंगे सोल्यूशंस कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स को हमने अभी एड्रेस किया है, इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो ऑल्दो टूरिज्म इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट लेंड्स ऑल हेल्प टू डेवलप टूरिज्म। ठीक है, पहला चीज़ हमें एक और फैक्चुअल चीज़ पता चली कि जो टूरिज्म है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो टूरिज्म का अच्छे से ख्याल रखे, वो देखे कि सारा कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, एनवायरनमेंट सही है कि नहीं, फैसिलिटीज़ सही है कि नहीं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है देखना। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी हेल्प करती है ताकि टूरिज्म जो है वो डेवलप हो। ठीक है, India Tourism Development Corporation was established in October 1966. The Central Department of Tourism is extending financial assistance for improving tourism infrastructural facilities like Yatri Niwas, tourist lodges, assistance for adventure sports, एक्टिविटीज़, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो बेसिकली एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो वो क्या बोल रही है? यात्री निवास, मतलब जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनके रहने के लिए जगह, टूरिस्ट लॉजेस, असिस्टेंस, स्पोर्ट्स, गेम्स, सारा कुछ, मतलब हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी से लेके रहने का, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही है और एडवेंचर्स भी करा रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करा रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, एकोमोडेशन दे रही है, सब कुछ दे रही है टूरिस्ट को। ठीक है, और उसके बाद ट्रैवल ट्रेड एंड टूरिस्ट सर्विस डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इज हेल्पिंग द ट्रैवल ट्रेड बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ट्रैवल ट्रेड जो है और टूरिस्ट सर्विस डिवीजन जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंडर ही आता है, ये क्या कर रही है? ट्रैवल ट्रेड, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट वगैरह है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो लुक आफ्टर वो करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 8-5 ईयर, मतलब 8th 5 year प्लान में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड टूरिस्ट प्लेसेस और एरियाज। तो हमारे 8th 5 प्लान में पहला क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड टूरिस्ट प्लेसेस और एरियाज। तो कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब कुछ ऐसे घूमने की जगह जहाँ पे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उन जगहों का डेवलपमेंट करना, ये लिखा हुआ है इसमें। डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम कल्चर ओरिएंटेड टूरिज्म टू हॉलीडे एंड लेजर ओरिएंटेड टूरिज्म। मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक कल्चर को देखने, सिर्फ हम पूजा करने के लिए या फिर किसी एक हेरिटेज साइट को विजिट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे कल्चर को बढ़ाती है, तो सिर्फ उसके वजह से नहीं, बल्कि हमें हॉलीडेज पे भी जाना चाहिए जहाँ पे मन की शांति, मतलब लेजर, मतलब एंजॉय करने के लिए भी हमें टूरिज्म करना चाहिए। ये चीज़ भी इसमें लिखी हुई है। ट्रैकिंग के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट, ट्रैकिंग की डेवलपमेंट होनी चाहिए, विंटर स्पोर्ट्स होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, बीच रिजॉर्ट टूरिज्म, सब कुछ, ये सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद न्यू सोर्स मार्केट्स भी होने चाहिए, और ताकि नए नए मार्केट, मतलब नया नया वैरायटी ऑफ मार्केट्स जो है वो आए सोसाइटी में। ठीक है, वो सब होना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे नेशनल हेरिटेज प्रोजेक्ट है ना, जो अभी ये हो गए, मतलब ख़राब हो गए या फिर थोड़े बहुत ये हो गए, ठीक कंडीशन में नहीं है, उनको रिस्टोर करना। फिर नेशनल इमेज बिल्डिंग, नेशनल इमेज बिल्डिंग एंड मार्केटिंग प्लान्स, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया को अच्छे से मार्केटिंग करने नहीं आता है, वो बता नहीं पाती है कि हम ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं टूरिज़्म। अगर टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो उन्हें ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, ये एडवांटेजेस मिलेंगे, तो ये इस चीज़ की अच्छे से मार्केटिंग कर नहीं पाती है इंडिया, है ना। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी लॉन्च करेगी। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडिंग इन एक्सपेंसिव अकोमोडेशन इन डिफरेंट टूरिस्ट सेंटर्स, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव खाने पीने का या रहने का नहीं करना, वो चीज़। ठीक है, इम्प्रूविंग सर्विस एफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, स्ट्रीमलाइनिंग फैसिलिटेशन प्रोसीड्यूर्स ऑफ एयरपोर्ट्स, मतलब पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन में भी एक एफिशिएंसी, मतलब एक तरह से उन सबको कंफर्टेबल कराना, जितने भी टूरिस्ट हैं उन सबको। ठीक है, एयरपोर्ट्स में भी जो प्रोसेस होती है उन सबको एक स्मूथ प्रोसेस इंश्योर कराना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देना जो भी टूरिस्ट है उन सबको। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट।
ओके, आई वाज जस्ट हैविंग माय ग्लास ऑफ वाटर। एनीवेज, तो अब राजधानी और शताब्दी ट्रेन्स जो है वो उनका वो जब लॉन्च हुए तो वो भी एक राइट डायरेक्शन में लॉन्च हुए, क्योंकि इन्हें जो है पैलेस ऑफ व्हील्स, मतलब पैलेस ऑफ व्हील्स, ये भी एक ट्रेन का ही नाम है, वो राजस्थान में चलती है, ठीक है। तो राजधानी को ले लो, शताब्दी को ले लो, पैलेस ऑफ व्हील्स को ले लो, ये सब जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे टूरिस्ट ट्रैवल कर पा रहे हैं और काफ़ी जल्दी। जो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो नॉर्मल किसी ट्रेन से, तो वो काफ़ी टाइम लेती है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी राजधानी, शताब्दी, ये सब काफ़ी जल्दी पहुंचा देती है। तो ये सब भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस, एक बूस्ट दे रहा था टूरिज़्म को। एक और टूरिस्ट ट्रेन है जिसका नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस, ये गुजरात में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर वंदे मातरम ट्रेन दिल्ली से कटरा के बीच में इंट्रोड्यूस हुआ था अक्टूबर 2019 में। ये पिलग्रिम, मतलब ये कंफर्टेबल जर्नी देता है पिलग्रिम्स को जो वैष्णो देवी तक जा रहे हैं, उनके लिए वंदे मातरम ट्रेन है, ठीक है। तो ये सारा फैक्चुअल डिटेल है और बस यही है। अब हम देखेंगे टूरिज़्म एंड एनवायरनमेंट। टूरिज़्म का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के हाई प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, कि टूरिज़्म और एनवायरनमेंट किस तरह से लिंक्ड है और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टूरिज़्म की वजह से एनवायरनमेंट पे, क्या नहीं होता है, क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम एक अनप्लैंड वे में टूरिज़्म को बढ़ाते रहेंगे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और टूरिज़्म बढ़ते जा रहा है, तो एक तरह से इन्वायरमेंट पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट्स आते हैं, कोई प्लानिंग कुछ नहीं है, कोई बोर्ड्स नहीं लगे हैं कि यहाँ पे ये नहीं थ्रो करना है, आपको पल्यूट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक सिस्टमैटिक वे में कुछ चल नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे, खाएंगे इधर उधर कुछ फेंक देंगे, कहीं जाएँ कुछ तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो टूरिस्ट स्पॉट्स ना वो डिटोरिएट होना शुरू कर जाती है, ठीक है। अब जैसे देखो इंडिया, टूरिस्ट ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया एज एल्सवेयर इन द वर्ल्ड इज डिस्टिंक्टिवली अर्बन ओरिएंटेड रादर देन बीइंग स्प्रेड ओवर द कंट्री साइड। अब इंडिया में क्या है ना, टूरिज्म जो है वो ज़्यादातर अर्बन ओरिएंटेड है, मतलब अर्बन जो शहरी इलाका है ना उसमें ज़्यादा होती है, रादर देन जो गांव वाली इलाका है, जो आउटस्कर्ट्स बोलते हैं ना कंट्री के, वहाँ पे नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि जो अर्बन सेंटर्स है ना वो सारा वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो कि एक रूरल एरिया प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ना क्या होता है कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो होता है ना, कि ओवरऑल पूरे कंट्री में टूरिज्म को फैलाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन सेंट्रिक टूरिज्म होना चाहिए, है ना। तो वो हॉलिस्टिक अप्रोच कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है टूरिज्म डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं ना वो जैसे ही आएंगे वो देखेंगे भैया यहाँ का तो इन्वायरमेंट ही सही नहीं है, तो यहाँ आके क्या फ़ायदा, हम क्यों अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से विजिटर्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं, और जो विजिटर्स आते हैं उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होने लगती है, ठीक है, समझ रहे हो। और जो उस टूरिस्ट प्लेस का चार्म था ना, ओरिजिनल चार्म, वो चला जाता है। अब अगर आप कोई भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन हो गया, उसका एनवायरनमेंट काफ़ी डिग्रेड हो गया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो स्टार्टिंग में जितना सुंदर था और जितना अट्रैक्टिव था, क्या वो अभी रहेगा पोल्यूशन के बाद? नहीं, राइट। तो वही चीज़ है, उसका जो ओरिजिनल चार्म होता है वो चला जाता है। और हम एग्जाम्पल्स अपने कंट्री में ही देख सकते हैं, जैसे शिमला ले लो, मसूरी ले लो, दार्जिलिंग ले लो। पहले जितना सुंदर, जितना अद्भुत हुआ करता था ये, आजकल उतना ज़्यादा नहीं है। जिसने दार्जिलिंग को आज से 10 साल पहले ट्रैवल किया होगा, जो वहाँ गए होंगे, वो अगर आज जाएंगे तो वो उसे इतना अट्रैक्टिव नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी होने लगा है वहाँ पे, है ना। तो वही चीज़ें हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो टूरिस्ट स्पॉट होती है ना उसके आसपास कुछ कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होने लगती है, मतलब इंडस्ट्री सेटअप होने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होने लगता है। तो यही जो अनप्लैन्ड ग्रोथ है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री को, ठीक है। द ताजमहल एट आगरा, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई, लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर एंड द पैलेस इन Udaipur are examples of this nature, where much of the original beauty and charm is lost due to unplanned constructions around them. ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आसपास इंडस्ट्री सेटअप हो गए, जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल ब्यूटी और चार्म है वो खत्म होगी, ठीक है। तो क्या इसीलिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए कि हमें एक
प्लान्ड डेवलपमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी सेटअप कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसके आसपास इंडस्ट्री सेटअप कर दी, उसका उधर का एनवायरनमेंट को पूरा मतलब बेकार कर रखा है, पोल्यूट कर करके, है ना। तो एक तरह से एक एनवायरनमेंट का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इको टूरिज्म एक तरह से अभी अभी द नीड ऑफ द आवर इज़ टू प्रोमोट इको टूरिज्म, ताकि जो एनवायरनमेंट है वो बचे और टूरिस्ट स्पॉट्स है वो भी अपनी ओरिजिनल चार्म और ब्यूटी को ना खोए। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड, एक टर्म आता है सॉफ्ट टूरिज्म। इसका मतलब क्या है? Let's read that. The emphasis should be on the threshold development, keeping in view the carrying capacity of a given environment. In other words, growth and development of tourist industry should be environment friendly. To be environment friendly, the stress should be on what is nowadays known as soft tourism. ठीक है, मतलब कि आप जो है टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, पोल्यूशन ना करे, अनप्लान्ड इंडस्ट्रीज ना, मतलब अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए हर कि जब भी आप किसी चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हो तो एक प्लान्ड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दिया और उसका ओरिजिनल ब्यूटी और चार्म ही चला गया। समझ रहे हो? उसको सॉफ्ट टूरिज्म हम कहते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे हम एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें करते हैं और एक planned approach होता है हमारा। ठीक है। With this, I would like to end today's video and we come to the end of the chapter tourism. हमने ये पूरा chapter complete किया। I hope you liked the video. If you did, do like, share, subscribe. Please subscribe. It's just 72 subscribers. Please subscribe the channel. Share it with your friends so that the reach increases. And do comment down below if you have any problem, doubt, or whatsoever. I'll see you guys in the next video. Till then, have a good day. Happy reading. Thank you very much, everyone.